हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज का हम लोग सेट नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो दोनों सेट्स हुए हैं उनके पीडीएफ आपको मिलेंगे ऐप के ऊपर। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप फ्री सेक्शन में जाना, आपको पीडीएफ उसी में दिखेंगे। पहला सवाल है आज के इस सेट का, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जैविक आवर्धन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन, इसी को जैव आवर्धन भी बोलते हैं, परिघटना में योगदान देने की उच्च संभावना होती है। तो जैव आवर्धन किसका होता है, बायो मैग्निफिकेशन किसका होता है, जो अजैव निम्नीकरणीय रसायन होते हैं। तो पीरकनाशी जैसे कि DDT है ना, DDT ये पीरकनाशी है, खेतों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि सूक्ष्मजीव इनका अपघटन नहीं कर पाते हैं, सूक्ष्मजीव इनका अपघटन नहीं कर पाते हैं। तो जो पोषी स्तर हम लोग देखते हैं, ये प्रथम पोषी स्तर यहां पर कौन आते हैं, जो सपोषी होते हैं, उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक होते हैं। उसके बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और उसके बाद आते हैं तृतीयक उपभोक्ता, है ना, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, शीर्ष उपभोक्ता। तो जब हम बायो मैग्निफिकेशन का मतलब बोलते हैं, यानी कि जो ये रसायन है, जो ये रसायन है, ये हर अगले पोषी स्तर में पिछले वाले से ज्यादा मिलेंगे आपको। यानी जो इसकी सांद्रता है, ये जो पीरकनाशी है, DDT है, इसकी सांद्रता उत्पादक में जितनी होती है उससे ज्यादा प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर होती है, उससे ज्यादा द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर होती है, उससे ज्यादा शीर्ष जो उपभोक्ता होते हैं उनके अंदर जो है होती है। तो हर अगले पोषी स्तर में, हर अगले पोषी स्तर में, हर अगले पोषी स्तर में जो इसकी सांद्रता है वो बढ़ती जाएगी। तो इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। यानी एक तो जो सजीव है इसके अंदर है तो बायो आया, और मैग्निफिकेशन यानी कि हर अगले पोषी स्तर में जो इसकी सांद्रता है वो अधिक होगी। तो यही है बायो मैग्निफिकेशन। और ये उत्पादक जो है भाई इसके अंदर कैसे आया, तो सीधी सी बात है, खेतों में DDT का छिड़काव किया जाएगा पीरकनाशी के रूप में, मिट्टी में ये जाएंगे, मिट्टी से प्लांट के बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, वैसे ये जो है पहुंचते हैं। फिर उत्पादों को खाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, उनके बॉडी के अंदर चले जाएंगे, फिर इनको खाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर द्वितीयक उपभोक्ता को जो शीर्ष उपभोक्ता होंगे वो खाएंगे तो इनके बॉडी के अंदर चले जाएंगे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरित लवक के भीतर उपस्थित अर्ध तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसे कहा जाता है रसोई घर। एक कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसी में होता है, भोजन इसी में बनता है ना, भोजन इसी में बनता है। तो अगर आप क्लोरोप्लास्ट की संरचना को देखेंगे तो दोस्तों इनमें भी ना दो आवरण जो है झिल्लियों की होती है। क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है दो झिल्लियां होती है, ऐसे इसमें ये बाहर वाली झिल्ली, ये अंदर वाली झिल्ली होती है ना। तो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये बाहर वाली झिल्ली है और ये अंदर वाली झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाली झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली। इसमें आप देखेंगे तो डिस्क जैसी कुछ संरचना पाई जाती है, ऐसे डिस्क जैसी कुछ संरचनाएं जो है पाई जाती है, एक के ऊपर एक जो है ऐसे बना देता हूं। ढंग से बना नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट की संरचना जो है, यहाँ कटआउट लगाना जो है बाय मिस्टेक छूट गया है। तो ऐसे डिस्क जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती है, उसे तो हम लोग बोलते हैं थैलाकोइड, जो यहां पे लिखा हुआ है। एक को हम लोग थैलाकोइड बोलते हैं। अगर हम इस पूरे को देखें, जैसे 5 रुपए का एक कॉइन है वो थैलाकोइड है, लेकिन 5 रुपए का जो है अगर मान लो आप 10 कॉइन एक के बाद एक थक्की लगा करके जमा कर देते हो, तो उस पूरे थक्की को हम बोलेंगे ग्रेना। इसे क्या बोलेंगे, ग्रेना।
ग्रेनम जो है सिंगुलर वर्ड है और ग्रेना जो है प्लूरल वर्ड है। इसके अलावा बहुत सारा स्पेस आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इसी में अर्ध तरल पदार्थ होता है, सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है, यानी कि ना जेली जैसा पदार्थ आप बोल सकते हो, ना तो एकदम से ठोस और ना ही एकदम से तरल, है ना, जेली जैसा पदार्थ। इसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो आंसर हमारा स्ट्रोमा हो जाएगा, पीठिका हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लोरोप्लास्ट है जिसे हम लोग किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधक एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में धारा कितनी होगी? तो हमारे पास धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर V बटे में R इक्विवेलेंट। V का मान 12 है, R इक्विवेलेंट है, देखो सारे के सारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 8 12 और 12 और 12 24 हो जाएगा। 1 बटे में 2.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में जीवाणुओं के सामने कौन सी विशेषता पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में जीवाणुओं के समान कौन सी विशेषता पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर हम जीवाणु को देखते हैं तो उसके पास है क्या, ये मान लीजिए कि कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के बाद तो कोशिका झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली होती है, उसमें इसका सर्कुलर ऐसे डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसमें और क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। कोई ट्रू न्यूक्लियस तो होता नहीं है। तो ये इसका क्या है कि डीएनए है और ये है राइबोसोम, ये है राइबोसोम, राइट। जो अभी आपने क्लोरोप्लास्ट देखा और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अच्छा यहां पर क्लोरोप्लास्ट की संरचना है, चलो यहां पर देख लो आप, यहां देखो आप, ये भीतरी झिल्ली, ये बाहरी झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि एक को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं, और हम थक्की लगा देते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें थैलाक्वाइड मेंशन नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्रेनम बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। और इस एक क्वाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, जो एक डिस्क है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोल देंगे थैलाक्वाइड, उसे हम लोग थैलाक्वाइड बोल देंगे। और ये जो अर्ध तरल भाग है, खाली खाली स्पेस जो है उसमें, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे, उसे हम लोग स्ट्रोमा बोल देंगे। अब देखिए, ये हरित लवक क्या है, अपने आप में एक लवक है, लवक का ही प्रकार है हरित लवक। इसमें देखो तो राइबोसोम आपको दिख रहा है, राइबोसोम है, और देखो यहां पर सर्कुलर डीएनए आपको दिख रहा है। ये क्या है, देखो यहां पर लिखा हुआ है डीएनए, सर्कुलर डीएनए आपको दिख रहा है, सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर भी हम जानते हैं कि वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, केवल अनुवांशिक पदार्थ होता है जो कोशिका द्रव्य में नग्न अवस्था में पड़ा हुआ होता है। तो ये तो दोस्तों मैंने राइबोसोम बनाया है, राइबोसोम बनाया, भले ही राइबोसोम के अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन ये राइबोसोम है। और यहां देखो ये है डीएनए, बैक्टीरिया का अनुवांशिक पदार्थ। ये मैंने क्या बनाया, बैक्टीरिया बनाया, ये बैक्टीरिया बनाया। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये राइबोसोम और ये डीएनए दिखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर भी आपको दिख जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाहर वाली झिल्ली जो होती है वो स्मूथ एंड पोरस होती है, चिकनी और छिद्रित होती है, और अंदर वाली जो है उंगली के जैसे जो है इनफोल्डेड होती है, कुछ इस प्रकार से ऐसी होती है। इसमें भी जो है आपको राइबोसोम से दिख जाएंगे, और इसमें भी आपको जो है सर्कुलर डीएनए दिख जाएगा। तो बैक्टीरिया के साथ समानता जो है आपको देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के केस में। समानता क्या है कि बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए है और राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिकांग है, बैक्टीरिया तो अपने आप एक जीव है, सेल है, ठीक है, जीव है, प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया लवक ये सेल थोड़ी है, ये तो सेल ऑर्गेनल है, ये कोशिका नहीं है, ये कोशिकांग है। और इसके पास भी, इन दोनों के पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है, जिसके कारण ये अपने कुछ प्रोटीन खुद से बना लेते हैं। डीएनए में क्या है कि भाई प्रोटीन कैसा बनेगा इसकी सूचना है, और वो प्रोटीन जो है राइबोसोम बना कर देगा।
यानी डीएनए एक पर्ची की तरह है जिस पर लिखा हुआ है कि भैया डीएनए कैसा प्रोटीन कैसा बनाना है। वो पर्ची लेकर के आप जाएंगे राइबोसोम के पास, राइबोसोम पूरा फैक्ट्री है प्रोटीन का, वो पर्ची आप राइबोसोम को थमा देंगे, वैसा प्रोटीन जो है राइबोसोम बना करके आपको दे देगा। तो जैसे एक बैक्टीरिया के पास डीएनए और राइबोसोम है खुद का, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। तो इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ये बोल सकते हो कि एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और बैक्टीरिया के बीच। निम्नलिखित में से किस ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं जिनके संकुचन और शीतलन से संचालन होता है? तो यह है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी पेशियां होती हैं, मसल जो होती है, पेशी कोशिका जो होती है, पेशी कोशिका को हम लोग पेशी रेशा भी बोल देते हैं, इनमें ना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। जो यहां पर लिखा हुआ है संकुचनशील प्रोटीन, और मैं आपको बोलूंगा कि आप इनके नाम भी याद रख लो, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। इन दोनों प्रोटीन के कारण जो कोशिकाएं होती है वो रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण पेशियों में गति जो है वो संभव हो पाता है। आलू और अरबी की कोशिकाओं में स्टार्च का संचय किस प्रकार के लवकों में होता है? आलू और अरबी की कोशिकाओं में स्टार्च का संचय किस प्रकार के लवकों में होता है? देखो, लवक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, आप बोल सकते हो। जो पहला प्रकार है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। लवक की अगर हम बात करते हैं 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो पौधों को हरा रंग देने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो है और भी कई प्रकार के वर्णक होते हैं जो पौधों को अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं। नारंगी है, पीला है ना, नारंगी है, पीला है और लाल है, ये सब रंग देने का काम जो है करते हैं क्रोमोप्लास्ट। जबकि ल्यूकोप्लास्ट में कोई वर्णक नहीं होता है, तो इसे हम लोग रंगहीन प्लास्टिड बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कलरलेस, रंगहीन लवक। इसे हम लोग रंगहीन लवक बोल देते हैं, श्वेत लवक बोल देते हैं, श्वेत लवक बोल देते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है कलर को देने के लिए। काम क्या होता है इसका? स्टोरेज का होता है। इसका काम होता है दोस्तों स्टोरेज करना, स्टोर करना। स्टोरेज किसका करता है? प्रोटीन का करता है ना, ऑयल का करता है यानी कि फैट, और स्टार्च का करता है, स्टार्च का करता है। तो स्टार्च का संचय ये करता है। जैसे कि आलू है और अरबी है, आलू और अरबी को देखो कोई रंग नहीं है, उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट है जो कि स्टार्च को स्टोर करके रखे हुआ है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर अवर्णी लवक। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किस अवलोकन ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश आयतन रिक्त है? रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जहां अल्फा पार्टिकल से उन्होंने बम्बार्डिंग करवाया था। अल्फा पार्टिकल हम लोग किसको बोलते हैं? हीलियम 2+ को बोलते हैं। बम्बार्डिंग करवाया था किससे? किसके ऊपर? जो सोने की पन्नी है ना, जो गोल्ड फॉयल है, सोने की जो पन्नी है उसके ऊपर बम्बार्डिंग करवाया था अल्फा पार्टिकल से, राइट। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया जिससे उनको ये आइडिया लगा कि परमाणु का अधिकांश आयतन खाली है? तो उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल से जो है सोने की पन्नी पर बम्बार्डिंग करवाया। सोने की पन्नी बहुत पतली थी, है ना, बहुत पतली थी, जो कि बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई थी। उस पर जब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाया, यूं मान लो कि मशीन गन लेकर के धाए 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 गोली जो है दागना चालू कर दिया, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे ना वो सीधे के सीधे निकल गए, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे के सीधे जो है निकल गए। जैसे हम जानते हैं कि भाई परमाणु है, आज के समय जानते हैं कि परमाणु है, उसमें धन आवेश होता है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी धन आवेश है। तो एक धन आवेश के पास अगर कोई दूसरा धन आवेश जाएगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, विकर्षण होगा ना। समान नेचर के दो अगर चार्ज है वो पास में आएंगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे। तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है वो धक्का नहीं देते हैं, वो सीधे ऐसे निकल जाते हैं, सीधे ऐसे निकल जाते हैं परमाणु से होकर के, सीधे ऐसे निकल जाते हैं। कुछ जो है डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ जो है सीधा 180 डिग्री से घूम जाते हैं।
तो अगर अधिकांश सीधे के सीधे निकल जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, इसका मतलब जो है परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। तो अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से सीधे गुजर गए, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। कुछ अल्फा कण 180 डिग्री से विक्षेपित हुए, जिससे यह पता चला कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान वो केंद्र में ही निहित है, क्योंकि 180 डिग्री से घूमने का मतलब है कि बड़ा जोर का धक्का लगाया गया है ना। कोई चीज ऐसे जा रहा था और फिर ऐसे लौटने लगा, मतलब तगड़ा जो है धक्का लगा है। कुछ अल्फा कण छोटे कणों से विक्षेपित हुए थे, ये भी सही है। मतलब ये भी हुआ था, ये भी हुआ था और ये भी हुआ था, जिसमें कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, वो पता चला इस वाले से, सी वाले से। समसूत्री विभाजन में त्रुटियां होने का एक संभावित परिणाम क्या हो सकता है? माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में एक कोशिका विभाजित होती है, दो नई कोशिका बनाती है। ये एक कोशिका है, ये विभाजित हो जाएगी और दो नई कोशिका बनाएंगी। ये होता है समसूत्री विभाजन में, और जो गुणसूत्र की संख्या है वो नहीं बदलती है। मान लीजिए कि 46 क्रोमोसोम है इसमें, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। ठीक, ये माइटोसिस है। लेकिन मान लीजिए कि जो कोशिका विभाजन है इसमें कुछ त्रुटि हो जाती है, त्रुटि के पीछे कारण कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से मान लीजिए जो है कुछ त्रुटि होती है, तो इसका एक परिणाम तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एक संभावित परिणाम क्या हो सकता है? एक संभावित परिणाम क्या हो सकता है कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन से जो है अर्बुद यानी कि ट्यूमर का निर्माण हो सकता है। ट्यूमर का मतलब होता है कोशिकाओं का पूरा एक गुच्छा, कोशिकाओं का गुच्छ। जैसे शरीर के अंदर क्या होता है कि कोशिकाएं जो है विभाजित होती हैं, और कोशिका को जो ना एक सिग्नल मिलता है कि भैया अब विभाजित नहीं होना है। ऐसा थोड़ी ना है कि विभाजित होते जाना है, होते जाना है, होते जाना है। जैसे त्वचा अगर आपकी छिल जाती है, तो छिलने के बाद त्वचा जो है वहां पर वापस से बन जाती है, रिपेयर हो जाती है। उसके बाद वहां की जो रिपेयर कैसे हुई? तो कोशिका वहां की विभाजित की है, लेकिन एक समय के बाद जो है जब कोशिका का विभाजन हो जाता है, त्वचा का निर्माण फिर से हो जाता है, उसके बाद कोशिका विभाजित नहीं होती है। तो कोशिका को ये इंडिकेशन मिलता है कि भैया कब हमें विभाजन को रोकना है। तो जंतु कोशिका में क्या होता है कि कोशिका जब विभाजित होती है, तो जैसे वो आपस में आसपास के अन्य कोशिका के संपर्क में आती है, तो कोशिका विभाजन रुक जाता है। लेकिन मान लीजिए, और कोशिका विभाजन होता है कैसे? माइटोसिस के जरिए ही होता है ना, माइटोसिस के जरिए ही होता है, समसूत्री विभाजन के जरिए ही होता है। लेकिन अगर कुछ त्रुटि हो जाती है, तो फिर कोशिका को ये हिंट मिलना बंद हो जाता है, ये इंडिकेशन, सिग्नल मिलना जो है बंद हो जाता है। हिंट नहीं बोलेंगे, सिग्नल मिलना जो है बंद हो जाता है कि अब विभाजन को रोक देना है। तो कोशिका एक तरह से पागल हो जाती है। वो कोशिका जो है लगातार विभाजित होती जाती है, 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 और पूरा कोशिकाओं का एक गुच्छ बन जाता है, जो कि हानिकारक है, डेंजरस है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्यूमर बोलते हैं। इसी को ट्यूमर बोलते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, जिससे पूरा एक बंच जो है, बंच ऑफ सेल जो है बन जाता है, कोशिका का पूरा एक गुच्छा बन जाता है, और उसी को ट्यूमर कहते हैं। और यही कैंसर की शुरुआत है, यही कैंसर की शुरुआत है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल या तुल्य प्रतिरोध डैश होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा? कई सारे प्रतिरोधक है, सारे को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा हमेशा किसी भी एकल प्रतिरोध से कम नहीं। सभी एकल प्रतिरोधकों का योग सही है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रेणी क्रम में तो बड़ा ही सिंपल होता है, जितने भी प्रतिरोधक होते हैं उन सारे के प्रतिरोध को क्या करो कि जोड़ दो, उन सारे के प्रतिरोध को जोड़ दो। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा किसी भी एकल प्रतिरोधक से कम, ये दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सही है। पिछले सेट में सवाल आया था, मैंने आपको समझाया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो है, पार्श्व क्रम के लिए ये लाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अर्धसूत्री विभाजन में त्रुटियां होने पर क्या परिणाम हो सकते हैं? मियोसिस में क्या होता है? अभी आपने देखा कि माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, जो सेल डिवीजन है वो दो प्रकार के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। मियोसिस से केवल जनन कोशिकाएं बनती है। जो जीव होते हैं उनमें जो जनन अंग होते हैं उनमें माइटोसिस होता है, माफ करिएगा, उनमें मियोसिस होता है, और शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। तो मियोसिस में क्या होता है कि एक कोशिका से 4 नई कोशिका बनती है, एक कोशिका से 4 नई कोशिका बनती है, ऐसे।
अंत में देखो ये 4 नई कोशिका बनती है। जैसे मान लो 46 क्रोमोसोम्स है, तो पहली बार क्या होता है कि मियोसिस 1 होता है। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। और उसके बाद फिर से क्या होता है दोस्तों, मियोसिस 2 होता है। यानी मियोसिस में 2 बार कोशिका विभाजित होती है। पहले वाले को हम लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन 1 बोल दिया, दूसरे वाले को अर्धसूत्री विभाजन 2 बोल दिया। अर्धसूत्री विभाजन 1 में कोशिका के अंदर की जो गुणसूत्र की संख्या है वो आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 में ऐसा नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जैसे कि माइटोसिस में होता है ना, ये कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो गई, गुणसूत्र की संख्या वही बनी रहेगी, वही बनी रहेगी। यहां भी 2 नई कोशिका बनी और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहने वाली है। तो जो मियोसिस 2 है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मियोसिस 2 और माइटोसिस में क्या अंतर है। तो दोनों जो है लगभग एक जैसे होते हैं। मियोसिस 2 में भी क्या होता है, एक कोशिका विभाजित होकर के 2 नई कोशिका बनाती है। माइटोसिस में सेम चीज होता है। मियोसिस 2 में क्या होता है, जो गुणसूत्र की संख्या वो नहीं बदलती है, और माइटोसिस में भी ये संख्या जो है वो नहीं बदलती है। और इससे बनता क्या है, इससे एक पुरुष के अंदर जो है शुक्राणु का निर्माण होगा और एक महिला के अंदर जो है अंडाणु का निर्माण होगा। और हम जानते हैं शुक्राणु अंडाणु का रोल होता है एक नए संतति को जन्म देने में, नए बच्चे को पैदा करने में। तो अगर मान लीजिए इसमें त्रुटि हो जाती है, अगर इसमें त्रुटि हो जाती है तो इससे आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि देखो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण इससे होता है, और नए बच्चे के लिए जो भ्रूण का निर्माण होगा वो शुक्राणु और अंडाणु से ही होगा। तो अगर शुक्राणु में ही लोचा हो जाएगा तो यहीं से डीएनए जाने हैं बच्चे के अंदर, उसके अंदर भी लोचा हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो सकता है ना, आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो सकता है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक बीमारी जो है ये उत्पन्न हो सकती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कायिक प्रवर्धन का एक लाभ है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, पौधे के जो कायिक भाग होते हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है, इनसे नए पादपों का उगना, है ना। जड़, तना, पत्ती से नए पादपों का उगना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे आप गुलाब का जो पौधा होता है उसका एक तना काट लीजिए और ले जाकर के मिट्टी में लगा दीजिए, एक नया गुलाब का पौधा उग जाएगा। तो आपने तने से उगाया है पौधा ना, बीज से नहीं उगाया है। तो उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। क्या होता है कि कई मामलों में ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। जैसे कि बीज से जो आप पौधा उगाएंगे उसमें फल और फूल जो है थोड़े देर से आते हैं, कायिक प्रवर्धन से उगाएंगे इनमें जल्दी आते हैं। ये एक फायदा है। दूसरा, इससे केले जैसे बीज रहित पौधों का प्रवर्धन संभव होता है। बिल्कुल सही है ना, केले में भी कायिक प्रवर्धन होता है। इसके लिए पर परागण की आवश्यकता नहीं, सभी नए पादप आनुवांशिक रूप से अपने जनक पौधे से भिन्न होते हैं। गलत हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन का एक बेनिफिट यह भी होता है, जैसे मान लीजिए कि एक पौधा है ना, जैसे गुलाब का ही पौधा मान लीजिए, गुलाब का पौधा है, आपने देखा यार ये जो गुलाब का पौधा है ना, इसमें बड़ी ही खूबसूरत गुलाब के फूल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको। तो आप चाहेंगे भाई ऐसे ही गुलाब के पौधे और हो हमारे पास। अगर आपके पास स्पेस से आप लगाना चाहते हैं तो आप चाहेंगे ना कि भाई यही गुलाब का पौधा जो हम और उगाएं, क्योंकि फूल जो है अच्छे आ रहे हैं इसमें, सुंदर सुंदर, है ना, एकदम खुशबू वाले फूल जो है आ रहे हैं। तो आप जो है ये चाहेंगे कि भाई हमें और भी ऐसे गुलाब के पौधे उग जाए, यानी बिल्कुल ऐसे ही उग जाए, बिल्कुल ऐसे वाले ही जो है पौधे होने चाहिए। तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि पौधे आनुवांशिक रूप से जो है ये इसके जैसे ही हो। तो जो कायिक प्रवर्धन है ये तो अपने आप में अलैंगिक प्रजनन है, इससे जो पौधे उगते हैं वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान ही होते हैं। तो आप वहां पर कायिक प्रवर्धन को चूज करना चाहेंगे, है ना, कायिक प्रवर्धन को चूज करना चाहेंगे। इस प्रकार उगाए गए पौधों में फल लगने में अधिक समय लगता है, ये ठीक उल्टा बोल रखा है ना। ये सी डी दोनों में जो है उल्टा बोल रखा है, तो ये दोनों, ये ए सी डी ये सब जो है गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, यह सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था। सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स सेल से बने होते हैं। पहली बार किसने बताया, तो श्लाइडर ने बताया। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सारे जंतु भी कोशिकाओं से बने होते हैं, ये श्वान ने बताया था। दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, श्लाइडर एंड श्वान, आप याद रखेंगे। चलिए ये नई वाली एनसीईआरटी का कटआउट है। देखो ये श्लाइडर है, ये थे बॉटनिस्ट, वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति शास्त्री भी आप बोल सकते हो। इन्होंने बताया कि सभी पादप कोशिकाओं से बने होते हैं, सभी पादप कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद एक और वैज्ञानिक थे, ये थे प्राणी वैज्ञानिक यानी जूलॉजिस्ट थे, श्वान, है ना, श्वान। इन्होंने बोला जैसे सारे पादप कोशिकाओं से बने होते हैं ना, ठीक वैसे ही
सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। नाम याद रहेगा, नाम आपको याद रखना है। श्लाइडर ने कहा सारे पादप कोशिकाओं से बने होते हैं। श्वान ने कहा सारे जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। और प्रारंभिक कोशिका सिद्धांत इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने दिया था, श्लाइडर एंड श्वान ने दिया था। क्या कहा था उन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में? कि सभी कोशिका एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका सजीवों में संरचना और कार्य की मूलभूत इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक जो मूलभूत इकाई है, संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई है कोशिका सारे सजीवों के लिए। ये सेल थ्योरी है ना, ये सेल थ्योरी है। तो स्टार्टिंग में सेल थ्योरी में ये दोनों पॉइंट्स कहे गए थे। ये दोनों पॉइंट्स, सारे सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जो है सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक, मूलभूत इकाई है। दिया किसने था? तो श्लाइडर एंड श्वान ने दिया था। बाद में आते हैं रुडोल्फ विर्चो नाम के एक नए वैज्ञानिक, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया कि जो नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका से ही आती है। नई कोशिकाएं केवल पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। यानी जो श्लाइडर एंड श्वान ने सेल थ्योरी दिया था वहां उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई नई कोशिका आखिर बनते कैसे हैं। तो ये बताया रुडोल्फ विर्चो ने कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिका जो है पुरानी वाली कोशिका से ही विभाजन के बाद बनती है। तो जो अब आधुनिक कोशिका सिद्धांत है उसमें ये लाइन भी ऐड कर दिया गया। सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी है। मॉडर्न सेल थ्योरी है जिसमें 3 वैज्ञानिकों का योगदान है, श्लाइडर, श्वान, रुडोल्फ विर्चो। ऊपर के दोनों लाइंस श्लाइडर एंड श्वान ने दिया था और ये जो थर्ड लाइन है ये रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नई वाली एनसीईआरटी में ये सब जो है आपको पढ़नी है। प्रोपेन किस समजातीय श्रेणी से संबंधित है? प्रोपेन, नाम के अंत में देखो क्या आया, सॉरी प्रोपेन नहीं है, प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन। नाम के अंत में क्या है? ONE, ऑन। प्रोपेनॉन अपने आप में कीटोन है। नाम के अंत में ओन आया है। ओन किसके नाम के अंत में आता है? कीटोन के नाम के अंत में आता है। ठीक, तो ये है आपका कीटोन। ठीक, कीटोन। और कीटोन फैमिली का ये पहला मेंबर है प्रोपेनॉन। इसी को दोस्तों हम लोग एसीटोन कहते हैं। इसी को ना एसीटोन कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कीटोन फैमिली का जो पहला सदस्य है उसका IUPAC नाम प्रोपेनॉन है और साधारण नाम, माफ करिएगा, सामान्य नाम एसीटोन है। सब जो नेल पॉलिश मिटाने वाला जो लिक्विड आता है वो एसीटोन ही होता है ना, एसीटोन ही होता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का विस्तार करते हुए नई कोशिका केवल पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत का विस्तार ही तो था। पहली बार कोशिका सिद्धांत तो श्लाइडर एंड श्वान ने दिया था, बाद में उसका विस्तार किया गया। नई कोशिका केवल पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है ऐसा बोला गया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो श्लाइडर साहब ने क्या कहा था? सारे पादप जो है कोशिकाओं से बने होते हैं। श्वान साहब ने कहा था सारे जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। रुडोल्फ विर्चो साहब ने कहा कि नई कोशिका जो है पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है विभाजन के बाद। सी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को सही ढंग से परिभाषित करता है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण जो है उसके पास ध्रुव होता है, ठीक, और वक्रता केंद्र होता है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ध्रुव से खींची गई वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा, और ये जो रेखा है ये काल्पनिक रेखा है। ये रेखा जो होती है ये दोस्तों काल्पनिक रेखा होती है ना, काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा होती है, ऐसा नहीं है कि वास्तव में रेखा जो है आपको देखने को मिलती है गोलीय दर्पण के साथ। ये काल्पनिक रेखा होती है और ये ध्रुव पर अभिलंब होती है ना, 90 डिग्री के एंगल पर होती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। पूर्ण शक्तता टोटिपोटेंसी की अवधारणा सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1902 में प्रस्तुत की थी?
टोटिपोटेंसी, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। देखो टोटिपोटेंसी ये कॉन्सेप्ट दिया था गॉटलिब हेबरलैंड ने। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वनस्पति शास्त्री ही थे। 1902 में इन्होंने देखो क्या कहा कि पादप कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाने और उन्हें परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो पादप कोशिकाओं के पास ये जो खास तरह की क्षमता है इसी को पूर्ण शक्तता कहते हैं। इसी के कारण क्या होता है कि आप पादप के एक कोशिका से संपूर्ण पादप बना सकते हो। एक सिंगल सेल से आप कंप्लीट प्लांट जो है डेवलप कर सकते हो। इसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। इसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। तो जो पादप ऊतक संवर्धन प्रौद्योगिकी है इन्हीं का देन है ना। पादप ऊतक संवर्धन प्रौद्योगिकी, प्लांट टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है बोल सकते हो, ये इन्होंने दिया था, गॉटलिब हेबरलैंड ने ही दिया था। इन्होंने कहा कि देखो किसी भी पादप, जीवित पादप कोशिका को यहां तक कि अस्थायी ऊतक जो पूर्णतः परिपक्व है वहां से भी एक संपूर्ण पादप बन सकता है। संपूर्ण पादप बन सकता है अगर आप उस एक कोशिका को जो है, एक कोशिका को अगर आप उपयुक्त माध्यम में डालते हैं। उपयुक्त माध्यम का मतलब हो गया कि वो सारे ही पदार्थ आप उनको उपलब्ध करवाते हैं, वो पूरा परिस्थिति, पर्यावरण आप उनको देते हैं, पूरा एनवायरनमेंट वैसा देते हैं जो एक कोशिका को चाहिए उसके वृद्धि, विकास, विभाजन के लिए। अगर आप उन सारे ही पोषक तत्व उनको देते हैं, वो परिस्थिति आप उनको प्रोवाइड करते हैं जो उनके लिए अनुकूल है, वैसे केस में एक सिंगल सेल से कंप्लीट प्लांट जो है डेवलप हो सकता है। इसे हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि पादप कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को बनाने और उन्हें परिवर्तित करने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो टोटिपोटेंसी के कारण ही जो टिश्यू कल्चर है वो पॉसिबल हो पाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारों के लवण pH 7 पर उदासीन होते हैं। सही है। जैसे एक लवण है सोडियम क्लोराइड, है ना, यहां पर लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, एक उदासीन लवण है, इसका pH 7 होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनके बीच में अभिक्रिया होती है, बनता है सोडियम क्लोराइड और बनता है जल, है ना, बनता है जल। देखो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी अम्ल और क्षार दोनों के दोनों मजबूत है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल बनता है ना, यानी कि न्यूट्रल यानी कि pH 7। कथन ए और बी दोनों सत्य है। बी ऑप्शन राइट आंसर। संपर्क अवरोध, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ट्यूमर के ऊपर चर्चा किया। कोशिकाएं अगर सामान्य रूप से विभाजित हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिका जो है विभाजित होती है और उसे पता होता है, यानी सिग्नल उसको मिलता रहता है कि उसको कब तक विभाजित होना है। तो यूजुअली जंतुओं के अंदर क्या होता है, ऐसा जंतुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर, कि कोशिकाएं जब अपने विभाजित हो रही होती है और जब अपने आसपास की कोशिकाओं के संपर्क में आती है तो विभाजन रुक जाता है। एक कोशिका जो विभाजित हो रही है तो विभाजित होते होते जब अपने आसपास के जैसे ये आसपास की कोशिका है, अब ये एक कोशिका है जो विभाजन कर रही है, जब ये विभाजित होते होते अपने आसपास की कोशिकाओं के संपर्क में आएगी ना तो विभाजन रुक जाएगा। इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यानी जो कॉन्टैक्ट में कोशिका सेल डिवीजन के बाद आती है वही उसके लिए एक सिग्नल होता है, मान लो, जो उसको वही एक सिग्नल होता है कि कोशिका विभाजन को रोकना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि कोशिका विभाजन रुकती नहीं है, चलती रहती है और पूरा एक बंच ऑफ सेल बन जाता है जिसे ट्यूमर कहा जाता है। ठीक। निकटवर्ती कोशिकाओं के संपर्क में आने पर कोशिका विभाजन का रुक जाना, इसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो गया तो ट्यूमर हो जाएगा, और अगर ट्यूमर हो जाएगा तो यहीं से कैंसर की तो शुरुआत होती है, यहीं से कैंसर की शुरुआत होती है। ठीक, यहीं से कैंसर की शुरुआत होती है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 250 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल बराबर 1 में आवृत्ति, 1 में 250, ये आवृत्ति है हर्ट्ज में।
ठीक, तो 0.004 सेकेंड हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। कैंसर कोशिकाओं में अर्बुद यानी कि ट्यूमर्स बनने का प्रमुख कारण क्या है? संपर्क अवरोधन का नियंत्रण, संपर्क अवरोध का नियंत्रण खो देना यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का खत्म हो जाना, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है ना, ये कंट्रोल करने का काम करता है विभाजन, कोशिका विभाजन को, लेकिन जब यही खत्म हो जाएगा तो कोशिका जो है वो पागल की तरह विभाजित होती रहेगी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को डैश कहा जाता है। ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में, है ना। आपतित किरण और निर्गत किरण, प्रिज्म से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। कैंसर कोशिकाओं की प्रमुख विशेषता क्या है? कैंसर कोशिकाओं की प्रमुख विशेषता क्या है? वे अनियंत्रित रूप से वृद्धि और विभाजन करती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये नई वाली एनसीईआरटी का कटआउट है। देखो, सामान्य कोशिकाएं जो है नियंत्रित वृद्धि से वृद्धि करती है, जीर्ण होती है और मृत हो जाती है। एक नॉर्मल सेल जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो ग्रो करती है, उसका एजिंग होता है, बूढ़ी होती है और फिर मर जाती है। ये एक कंट्रोल्ड तरीका होता है। कभी कभी क्या होता है, ये पूरा सिस्टम जो है टूट जाता है और असामान्य कोशिकाएं होती हैं, यानी एक कोशिका थी, उसी के अंदर मान लो कुछ त्रुटि हो जाती है ना, कुछ म्यूटेशन हो जाता है, डीएनए में कुछ चेंज हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वहां से वो कोशिका जो होती है वो स्टार्ट करती है ग्रो करना और डिवाइड करती है अनकंट्रोल्ड तरीके से, है ना। असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने और विभाजित होने लगती है। मतलब पागलों की तरह जो है कोशिका जो है विभाजित होने लगती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सब गया बाहर में, है ना। ये एक कोशिका है जिसके अंदर कुछ म्यूटेशन हो गया है, डीएनए में कुछ चेंज हो गया है, कुछ तो इस कोशिका के अंदर गड़बड़ी जो है वो हो चुकी है, जिसके कारण अब ये इसको पता ही नहीं है कि क्या होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना। ये अपना डिवाइड करते जा रही है, कोशिकाओं का पूरा एक गुच्छ जो है बन जाता है। दोस्तों इसे कहते हैं ट्यूमर, है ना। कई बार हम लोगों ने चर्चा कर लिया, ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर जो है दो प्रकार के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन और मैलिग्नेंट में ये जो मैलिग्नेंट है बहुत ही खतरनाक है, हम बोलते हैं ना कैंसर के लास्ट स्टेज में है, तो वहां पर कुछ यही सीन क्रिएट होता है, मैलिग्नेंट कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर हम बोलेंगे। जो बेनाइन ट्यूमर है ना, बेनाइन जो यहां पर लिखा हुआ है बेनाइन, इसमें क्या है कि ये जो कोशिकाओं का पूरा गुच्छ बना है, जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुआ है सेल का, वो एक ही जगह पर स्थित है, ये जो मैलिग्नेंट होता है इसमें क्या होता है, ये जो ट्यूमर है ब्लड में पहुंच जाता है, यानी ये जो पूरा गुच्छा है, ये गुच्छा जो है ये ब्लड में पहुंच जाएगा। जो ब्लड वेसल है उसके अंदर जो ब्लड है, सेल्स जो है यहां से टूट करके ब्लड में चले जाते हैं। ये सारे जो है अब कैंसर सेल्स हैं, ये सब के सब क्या है, कैंसर सेल्स हैं। ये सब टूट फूट करके ब्लड में चले जाएंगे और वहां से फिर अलग अलग प्रकार के पूरे बॉडी में, ब्लड तो भैया पूरे बॉडी में दौड़ रहा है, पूरे शरीर में ये जो कैंसर सेल्स हैं अलग अलग प्रकार के अंग में, टिश्यू में घुस जाते हैं। और क्योंकि ये तो पागल है, सारी की सारी कोशिकाएं, है ना, ये सारी कोशिकाएं क्या है भाई, सबके सब कैंसर सेल्स हैं, सबके सब पागल है, जहां जाएंगे ट्यूमर ही बनाएंगे। तो ब्लड के थ्रू ये कैंसर सेल्स जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाते हैं और वहां भी ट्यूमर बनाते हैं। तो इसे हम लोग मैलिग्नेंट बोलते हैं। यानी जब तक बेनाइन था तब तक ये ट्यूमर एक जगह पे था, लेकिन जैसे ही मैलिग्नेंट हो गया, अब क्या है कि ब्लड के थ्रू ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच गया, तो तब हम जाकर बोलते हैं कि जो अब ये कैंसर है ये अपने आखिरी स्टेज में है। उसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे शरीर में ही कैंसर के सेल्स फैल गए। आप कहाँ से मारोगे, कहाँ से आप मारोगे। जब एक स्थान पर है, जब तक बेनाइन है, एक जगह पर है, इसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन जब पूरे शरीर में ही ये कैंसर के सेल्स फैल चुके हैं, वैसे केस में उसको खत्म करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसी कारण जो है व्यक्ति की जान जो है वो नहीं बच पाती है। तो ये बेनाइन और मैलिग्नेंट है, इसके लिए हिंदी में टर्म क्या है, सुदम्य और दुर्दम हो सकते हैं। ठीक, दुर्दम हो सकते हैं। दुर्दम वाले में क्या होता है, कैंसर युक्त जो ट्यूमर्स होते हैं वो आसपास के ऊतकों में प्रवेश कर सकते हैं और शरीर के अन्य भागों में भी फैलकर नए अर्बुद यानी कि ट्यूमर बना सकते हैं, है ना। कैंसरस ट्यूमर्स कैन इन्वेड नियर बाई टिश्यू एंड इवन
स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। ये जो अदर पार्ट में स्प्रेड होगा कैसे होगा? ब्लड के थ्रू होगा, है ना, ब्लड के थ्रू होगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 3 किलोग्राम द्रव्यमान की चाल से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ एम का मान 2 किलोग्राम, वी का मान जो है 3 है, 3 गुने में 3 हो जाएगा, ये 9 जूल। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर युक्त अर्बुद मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रमुख विशेषता क्या है? यह आसपास के ऊतकों में प्रवेश कर शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है ना। पहले तो बेनाइन ट्यूमर क्रिएट होता है। बेनाइन ट्यूमर जो है पहले आसपास के जो टिश्यू होंगे वहां पर तो जाएंगे ही, साथ में ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाएंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर, है ना। और जब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसके बाद से ही हम लोग बोलते हैं कि कैंसर का जो है अब लास्ट स्टेज स्टार्ट हो चुका है। सोडियम सल्फेट का परिकलित सूत्र एकांक द्रव्यमान कैलकुलेटेड फॉर्मूला यूनिट मास कितना होता है? तो जो आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो ठीक वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास निकलता है Na2SO4। सोडियम का 2 परमाणु द्रव्यमान इसका 23 होता है। सल्फर का 1 परमाणु, है ना, परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। ऑक्सीजन के 4 परमाणु और परमाणु द्रव्यमान इसका 16 होता है। ये हो जाएगा 46, ये प्लस आएगा यहाँ पर 32, 64, 4 to 6, 6, 12, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 14, 142। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मोनेडा जगत में शामिल है? तो मोनेडा में आते हैं बैक्टीरिया, मोनेडा में आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी अपने आप में बैक्टीरिया ही है, आर्किया भी अपने आप में बैक्टीरिया ही है। आर्किया वो बैक्टीरिया है जो खतरनाक वातावरण में भी जीवित रह लेते हैं। अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक ठंडी है, अत्यधिक लवणीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम है, अत्यधिक दाब है, उन सारे परिस्थितियों में ये जीवित रह लेते हैं, तो उसे हम लोग आर्किया बोल देते हैं। तो बैक्टीरिया, आर्किया, साइनोबैक्टीरिया ये सब के सब आते हैं किंगडम मोनेडा में। ये अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब के सब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। मशरूम इस राइजोपस ये आते हैं कवक जगत में। बाकी मॉस, फर्न, पाइनस ये सब के सब जो है प्लांट किंगडम में आते हैं। रसायन विज्ञान में आयन क्या है? आयन जैसे कि ये सोडियम आयन है, जैसे कि ये क्लोराइड आयन है, जैसे कि ये सल्फेट आयन है। आयन आवेशित परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह होता है, या फिर बोल दो आवेशित परमाणु या फिर आवेशित अणु। तो परमाणु एक आवेशित परमाणु या अणु, है ना, जो अणु होते हैं परमाणुओं का समूह होता है, तो आवेशित परमाणु का समूह बोल दो या फिर आवेशित अणु बोल दो। ब्रायोफाइट में जड़ों जैसी संरचनाओं का क्या होता है? देखो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें अगर मैं आपसे पूछूं क्या रियल लीफ पत्तियां होती हैं? आंसर नहीं। क्या रियल यानी कि वास्तविक तना होता है? तो आंसर होगा नहीं। क्या इसमें रियल रूट वास्तविक जड़ होती है? तो आंसर नहीं। लेकिन जड़ जैसी संरचना होती है। देखो वास्तविक तना, वास्तविक जड़, वास्तविक पत्तियां नहीं होती, लेकिन इनके जैसी संरचनाएं होती हैं। तो वास्तविक जड़ तो नहीं है लेकिन जड़ जैसी संरचना होती है। रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलता है। भले ही वास्तविक जड़ नहीं है लेकिन जड़ जैसी संरचना जो है हमें देखने को मिलती है, और इसे कहा जाता है राइजोइड। इसे राइजोइड कहा जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का एक उदाहरण है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीव जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, ये आसानी से कर देते हैं। तो खराब हुआ भोजन, अपशिष्ट कागज, सब्जियों के छिलके, जो हमें जंतु और पादपों से पदार्थ प्राप्त होते हैं वो सामान्यतः जैव निम्नीकरणीय होते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक जो है जैव निम्नीकरणीय नहीं है, ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये सब पर्यावरण में लंबे समय तक बने नहीं रहेंगे, इनका अपघटन जो है सूक्ष्मजीव कर देते हैं। प्रोटोकॉर्डेट की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जंतु जगत का एक संघ है, जंतु जगत का एक फाइलम है, जंतु जगत का एक फाइलम है जिसे हम लोग बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा। और इस कॉर्डेटा के अंदर जो है दो सब फाइलम है, दो सब फाइलम है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। कॉर्डेट वाले में क्या होता है, जो कॉर्डेटा फाइलम के जीव होते हैं उनमें एक संरचना जो है
छड़ जैसी एक संरचना पाई जाती है जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है, जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। हिंदी में इसे पृष्ठ रज्जु बोलते हैं, है ना। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसी आधार पर कॉर्डेटा बोला गया है। जो ये संघ है ना, कॉर्डेटा संघ है, इसमें आने वाले जो जंतु होते हैं उनमें ये पृष्ठ रज्जु जो है पाई जाती है। अब प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर क्या खास बात है, ये पृष्ठ रज्जु जो है हमेशा पाई जाएगी, ये पृष्ठ रज्जु जो है हमेशा पाई जाएगी। यानी ये जो उपसंघ है इसके अंदर आने वाले जो जीव होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो है हमेशा मौजूद होती है। ठीक, हमेशा मौजूद होती है। लेकिन जो वर्टिब्रेटा है इसमें क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड ये जो संरचना है ये कन्वर्ट हो जाती है बैकबोन में, बैकबोन में, समझे आप। तो इसके अंदर जैसे कि आते हैं, जैसे कि मछलियां आती है ना। इसके अंदर जो है आपके एम्फीबियंस आते हैं, उभयचर आते हैं, और इसके अंदर जो है हम ह्यूमंस आते हैं, है ना। इसके अंदर जो है रेप्टाइल्स आते हैं, इसके अंदर जो है बर्ड्स आते हैं, बाकी के मैमल्स भी आते हैं, ह्यूमन भी मैमल है। और इसके अंदर आपको बस एक एग्जांपल याद रखना है, एम्फियोक्सस, ठीक, एम्फियोक्सस, राइट। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर एम्फियोक्सस। बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बल एक सदिश राशि है जिसे न्यूटन में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। बल के पास दिशा भी है, बल के पास परिमाण भी है, और एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इकाइनोडर्मेटा का अर्थ क्या है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब, ये जो इकाइनो है इसका मतलब होता है स्पाइन, और डर्मेटा का मतलब स्किन। तो स्पाइनी स्किन, कांटेदार त्वचा वाले जीव, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कांटेदार त्वचा वाले जीव जैसे कि स्टारफिश। चिप्स निर्माता पैकिंग से पहले चिप्स के बैगों को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं। जो ये चिप्स होते हैं इनमें हम जानते हैं कि भाई ऑयल है ना, तैलीय होता है, फैटी होता है। तो ऑयल होते हैं, फैट होते हैं। अगर चिप्स के पैकेट के अंदर मान लीजिए कि वायु फंस जाती है, रह जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ये कांटेक्ट में आएंगे और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कौन, ये जो तेल है ये फैट है। इससे क्या होगा, खराब स्मेल आएगा, इससे क्या होगा, खराब स्मेल आएगा, खराब टेस्ट आएगा। और इस घटना को हम लोग दोस्तों बोलते हैं रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वायु को निकाल करके नाइट्रोजन भर देते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है ना। इसको भरने से जो ये चिप्स है ये खराब नहीं होगा, उसका जो स्वाद है, उसका जो गंध है वो चेंज नहीं होगा। तो नाइट्रोजन विकृत गंधिता को रोकता है ना। यहां जो नाइट्रोजन है ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है ना, प्रतिऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन को रोकने का काम कर रहा है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विकृत गंधिता जो है इसी को हम लोग इंग्लिश में रेंसिडिटी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का संघ का उदाहरण है। तो मोलस्का संघ का उदाहरण है घोंघा, है ना। ये जो हाइड्रा है फाइलम निडेरिया का जीव है, केंचुआ फाइलम एनेलिडा का जीव है, स्टारफिश अभी आपने देखा इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन उसका जीव है। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में किसी संतान को प्रत्येक गुण के कितने गर्भवर्तन आनुवांशिक रूप से मिलते हैं। अब देखो ये शब्द मैं खुद पहली बार सुन रहा हूं, गर्भवर्तन पहली बार मैं सुन रहा हूं। इन्हें हम लोग बोलते हैं, यूजुअली आपको किताबों में देखने को मिलेगा युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी अंग्रेजी में बोलते हैं एलील्स, है ना, एलील्स बोलते हैं। तो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में किसी संतान को प्रत्येक गुण के कितने आनुवांशिक रूप मिलते हैं। तो दो आनुवांशिक रूप मिलते हैं जो एलील के फॉर्म में जाने जाते हैं। जैसे आपके आंखों का रंग कैसा होगा, जो इसके लिए डीएनए है, जो इसके लिए जीन है, वो आपके माता के साइड से आया होगा, पिता के साइड से भी आया होगा।
जो आपकी लंबाई है उसके लिए जीन आपके माता के साइड से भी आया होगा, आपके पिता के साइड से भी आया होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक गुण के जो है, प्रत्येक गुण के 2 जीन्स आपके अंदर होंगे और उन दोनों को ही एलील कहा जाता है। ठीक, तो प्रत्येक माता पिता से एक गर्भवर्धन यानी कि एक एलील, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यह गहराई के साथ स्थिर रहता है, नहीं गहराई के साथ घटता है ना। ये अगर मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी से अगर आप हाइट पर जाते हो तो भी जी का मान कम होगा, अगर आप गहराई में आते हो तो भी जी का मान कम होगा। ये जो सरफेस है यहाँ पर जी का मान मैक्सिमम होता है, यहाँ पर जी का मान मैक्सिमम होता है। यह गहराई के साथ स्थिर रहता है, गलत हो जाएगा। यह पृथ्वी पर हर जगह समान रहता है, गलत हो जाएगा। यह ऊंचाई के साथ घटता है, हाँ सही है। यह पृथ्वी के भीतर जाने पर बढ़ता है, गलत हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पृथ्वी के सरफेस पे भी बात करेंगे तो पोल पे ज़्यादा होता है इक्वेटर की तुलना में, है ना। अगर हम सरफेस पे बात करें, पृथ्वी की सतह पर बात करें तो जी का मान पोल पर ज़्यादा होता है इक्वेटर की तुलना में। आर्किमिडीज के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब हम किसी पिंड को, है ना, एक आपने बाल्टी ले लिया, उसमें आपने पानी ले लिया, तरल ले लिया, तो जब हम किसी पिंड को पूरी तरह से तरल में डुबो देते हैं या फिर आधा अधूरा डुबोते हैं, कुछ पार्ट जो है तरल के बाहर बाहर रखते हैं और कुछ जो है तरल में डाल देते हैं, दोनों ही केस में क्या होगा? अगर आप पूरा डुबा देते हैं या फिर आप आंशिक रूप से ही डुबाते हैं तो कुछ ना कुछ तो जो तरल है विस्थापित होगा ना, कुछ ना कुछ तो तरल विस्थापित होगा ना। जब हम किसी वस्तु को डालेंगे, जैसे मान लीजिए ये है, अगर हम इसको डालेंगे पानी के भीतर तो कुछ पानी तो विस्थापित होगा ही। तो क्या होता है कि जो हम पिंड डुबोते हैं उसके ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जिसे हम लोग बायंट फोर्स बोलते हैं। ये आपने महसूस भी किया होगा। बाल्टी में पानी है, मान लो आपने एक बोतल जो खाली है, आप उसको डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जो है ऊपर की ओर एक बल महसूस होता होगा कि यार ऊपर की ओर एक धक्का लग रहा है। उसी बल की मैं बात कर रहा हूं, उससे हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। उस बल का मान कितना होता है? तो वस्तु को डुबोने पर जो पानी विस्थापित हुआ है उस विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, ठीक ना। उस पानी जो भी तरल है, पानी हो या कुछ भी हो, जो तरल विस्थापित होता है उसके भार के बराबर होता है। जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे हम लोग बायंट फोर्स बोलते हैं, जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार से बहुत कम होता है, गलत हो जाएगा, तरल भार के बराबर होता है, ठीक है। जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर नीचे की ओर नहीं लगता है, ऊपर की ओर लगता है, ऊपर की ओर लगता है, यहाँ भी नीचे लिखा हुआ है। जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। डी हमारा राइट आंसर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? रेजिस्टिविटी की बात की जा रही है जो हम लोग रो से दिखाते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो है 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। तो चालक की लंबाई और क्षेत्रफल गलत हो जाएगा, सामग्री की प्रकृति सही है, गुजरने वाली धारा गलत है, चालक की आकृति गलत है। बी ऑप्शन राइट आंसर। ये नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि सामग्री की प्रकृति या फिर पदार्थ की प्रकृति जिसे चालक बना हुआ है। जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जटिल अस्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है जो संवहन में मदद करते हैं और संवहनी बंडल बनाते हैं, बिल्कुल सही है ना। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों मिल करके जो है वास्कुलर बंडल बनाते हैं। वास्कुलर बंडल जो है ये जाइलम और फ्लोएम से मिल करके ही बनता है। और काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन और जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शुक्रवाही का उच्छेदन वैसेक्टमी पुरुषों से संबंधित है? तो ये जो वैसेक्टमी है इसे हम लोग पुरुष नसबंदी बोलते हैं। ऐसे ही जो ट्यूबेक्टमी है इसे हम लोग स्त्री नसबंदी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो शुक्रवाही का नाम की नली होती है उसको काट करके बांध दिया जाता है, ठीक। वैसे ही जो स्त्री नसबंदी है उसके अंदर जो ये फेलोपियन ट्यूब है इसको काट करके बांध दिया जाता है। स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टमी बोलते हैं और ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको काट करके ऐसे बांध दिया जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉपर टी, सर्वाइकल कैप्स, ये क्वाइटस इंटरप्टस, ये सब क्या है?
ये सब वैसे ये चारों के चारों जो है एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, यानी कि गर्भ प्रेगनेंसी को रोकने वाले विधियां हैं। चाहे हम ट्यूबेक्टमी की बात करें, चाहे बाकी ये 3 बात करें, ये सब के सब जो है प्रेगनेंसी को रोकने वाली विधियां हैं, जिसमें कि ये 3 के 3 जो है ये तो अस्थायी विधि है। जब तक एक फीमेल चाहती है प्रेग्नेंट ना हो, इन सारी विधियों का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये अपने आप में क्या अस्थायी विधि है। अगर एक बार फीमेल इसका इस्तेमाल कर देती है, वापस से वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। किस प्रकार का विलयन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल को कोशिका से बाहर स्थानांतरित कर देता है, जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक कोशिका है, पहले ये कोशिका थी, इसमें क्या है, नाभिक है, पूरा कोशिका द्रव है। आपने क्या कर दिया, इसको डाल दिया एक संतृप्त विलयन में, एक अति परासारी विलयन में, है ना। ये अति परासारी विलयन जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है, यानी कि कोशिका के बाहर जो सल्यूट का कंसंट्रेशन है ये ज़्यादा है। तो जब ऐसा होता है तो जो कोशिका के भीतर जो पानी है, वो जो विलय पदार्थ होता है उसके उच्च सांद्रता की ओर अपने आप गति करता है। तो कोशिका से जो पानी है ये बाहर निकल जाएगा, जिससे कोशिका जो होगी वो हो जाएगी ऐसे संकुचित हो जाएगी। ठीक, तो कुछ ये सीन देखने को मिलेगा। वही अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे तो कोशिका जो फूल जाएगी, में भी फट भी जाए अगर जंतु कोशिका है तो। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वैसा कुछ नहीं होगा, ना तो फूलने वाली और ना ही सिकुड़ने वाली है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जो कोशिका के बाहर विलयन है उसमें विलय की मात्रा ज़्यादा है और पानी हमेशा विलय की उच्च सांद्रता की ओर गति करता है परासरण के जरिए। निम्नलिखित में से कौन सी पेशीय संरचना वक्रता को संशोधित करने और इस प्रकार रेशेदार जेली जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए उत्तरदायी है? तो जब हम दूर की वस्तु देखते हैं, जो ये सिलरी मसल होती है ना, ये आराम करती है, शिथिल करती है, रिलैक्स करती है, जिससे क्या होता है, जो नेत्र लेंस है, जिससे जो लेंस का कर्वेचर है, लेंस का जो कर्वेचर वो चेंज होता है, यानी कि जो वक्रता है वो कम हो जाती है, लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तो जो यही सिलरी मसल है ये सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने के बाद जो वक्रता है ये बढ़ जाती है और लेंस जो है मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है, जिससे हम पास की वस्तु को देख पाते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो लेंस के थिकनेस को बदलने का काम है वो सिलरी मसल के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कम समय में अधिक कार्य करने का अर्थ की शक्ति अधिक है। बिल्कुल सही है। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। अगर पावर ज्यादा है, कम समय में अधिक कार्य, आप इसको बढ़ाओगे, ऊपर वाले को बढ़ाओगे तो पावर बढ़ेगा, नीचे वाले को कम करोगे तो भी पावर बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अच्छा, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य बढ़ने पर शक्ति घटती है, कार्य बढ़ाओगे तो शक्ति बढ़ेगी। शक्ति और कार्य एक दूसरे से स्वतंत्र है, बिल्कुल गलत बात है। शक्ति जो है एक कार्य पर निर्भर करती है। किया गया कार्य शक्ति को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। जब स्वतंत्र ही नहीं है तो प्रभावित तो कार्य करेगा शक्ति को। जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो pH है और H+ आयन की सांद्रता है, उल्टा संबंध है इन दोनों में। तो जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। pH जो है यह घटता है। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अवांछित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? देखो, जब किसी अयस्क को धरती से निकाला जाता है तो उनमें ना बहुत प्रकार की अशुद्धियां होती है। मिट्टी है, रेत है, चूना है, ये सारी अशुद्धियां होती हैं। इन्हीं सारी अशुद्धियों को ना गैंग कहा जाता है। गैंग को निकालने के लिए फ्लक्स मिलाया जाता है। गैंग को निकालने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उससे फ्लक्स कहते हैं। और यहां से क्या होता है, एक अभिक्रिया होती है और बनता है दोस्तों स्लैग। स्लैग बनता है पिघले हुए अवस्था में। अयस्क के साथ पाई जाने वाली मिट्टी, रेत, सिलिका तथा अन्य अवांछित अशुद्धियां गैंग कहा जाता है। तो अशुद्धियों को हटाने के लिए फ्लक्स मिलाया जाता है, जिससे धातुमल बनता है। अशुद्धि जो है अलग हो जाती है, यानी इस धातुमल में जो है अशुद्धि आ जाती है और इस धातुमल को साइड कर दिया जाता है। कार्बन यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह OH द्वारा दर्शाया जाता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है, एल्कोहल में ये होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है, कीटोन में CO होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धावन सोडा किस यौगिक को गर्म करके बनाया जाता है? धावन सोडा
किस यौगिक को गर्म करके बनाया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो बनता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। अगर आप इसको हीट करते हैं तो यहां से बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल। ये देखो धावन सोडा है। वैसे धावन सोडा हम लोग बोलते हैं Na2CO3.10H2O, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप इसको भी बोल सकते हो। वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कार विराम अवस्था से गति करना शुरू करती है और 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण कितना होगा? विराम अवस्था से बोल रखा है, यानी कि u बराबर 0 हो जाएगा। बाद में जो वेग है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है और इस पूरे में समय लगता है 4 सेकंड। त्वरण चाहिए तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 20 का हुआ 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ? 5 मीटर पर सेकंड का, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण है। धावन सोडा किस यौगिक को गर्म करके बनाया जाता है? सॉरी, रिपीट हो चुका है सवाल। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यौगिक X का एक पीला अवशेष बनता है। यौगिक X की पहचान कीजिए। तो लेड नाइट्रेट ये है, ये लेड नाइट्रेट है, और जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड ये होता है, लेड नाइट्रेट हो गया आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। इनके बीच में अभिक्रिया करवाओगे, लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। पोटेशियम नाइट्रेट का तो जलीय विलयन मिलता है और उसमें अघुलनशील ठोस के रूप में जो है ये लेड नाइट्रेट प्राप्त होता है, जो कि पीले रंग का होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप में से बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं। मज़ा आता है देख करके उसको, तो आप ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।